आई होप कि आपको मार्जिन एंड पैडिंग क्लियर हो गया होगा। और मैं एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ, एक ब्रशअप दे देता हूँ मार्जिन एंड पैडिंग का। ठीक है ना। जैसे मैंने एक यहाँ पर डिव बनाया है और उस डिव में एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। इसका आउटपुट देखते हैं, ये इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, d1 एक क्लास हमने बनाई है, उसको एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू 400 पिक्सल एंड पैडिंग इज इक्वल्स टू सॉरी हाइट इज इक्वल्स टू हम सॉरी हाइट कॉलन और यहाँ पर लिखते हैं हम 200 पिक्सल्स। ठीक है ना। सेव करते हैं और इसमें एक बैकग्राउंड लगा देते हैं विच इज लाइट ग्रीन। ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऊपर टॉप से मिला हुआ है। तो अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन 20 पिक्सल्स, तो विच मीन्स क्या होगा, ये यहाँ से दोनों जगह से 20 पिक्सल्स यहाँ पर मार्जिन ले लेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ कि पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो ये डिव जो है 4 साइड से 20 पिक्सल्स पैड्स ऐड कर देगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और ये यहाँ पर अल्टीमेटली पैडिंग यहाँ पर हो गई है। ओके। तो ये बेसिक्स हमने यहाँ पर देखे हैं कि कैसे पैडिंग एंड कैसे मार्जिन, यानी किस इस डिव को अगर मैं यहाँ से यानी लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ, विच मीन्स मैं इसको मार्जिन दूंगा। अगर इसका जो साइज है उस साइज में मैं कुछ इंक्रीज करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट में आप लिखा कुछ गैप देख रहे हैं, तो मुझे पैडिंग करना होगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मार्जिन एंड पैडिंग यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। कॉपी करते हैं इस प्रोग्राम को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और मैं यहाँ पर से ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको हटा देता हूँ। नॉर्मल इस फाइल को सेव करता हूँ। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले एग्जाम्पल .html हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। इसको हम एक बॉर्डर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। D2 एंड D3 ऐसे करके हमने यहाँ पर 3 ये ले लिया। D1 D2 एंड D3 हम यहाँ पर D1 और D3। मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिक स्टाइलिंग लिखी है, तो मैं एक डिव लगा ले रहा हूँ यानी बाय टैग नेम, और सब चीज़ें जो मैंने कॉमन लिखा है वो सब मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इन सबको यहाँ पर मैं इंडिविजुअल छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसा हो गया। अभी मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैं यूज करता हूँ नन। ठीक है ना। तो मैंने D1, अब मैं D1 और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ग्रीन किया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने 3 डिव्स यहाँ पर ली हुई है, लाइट ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर में। मैं
यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, D1 को का डिस्प्ले नन कर देने वाला हूँ, D1 और डिस्प्ले नन। और आप क्या देखेंगे, ये जो डिस्प्ले था ग्रीन वाला, ये मेरे आर्किटेक्चर से ही रिमूव हो गया है, ठीक है ना। क्या हुआ होगा, जो भी वो प्रॉपर्टी थी, यानी मैं उसको वापस से क्या करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। यानी जब हम उसको शो करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी रखेंगे ब्लॉक, और जब उसको हम पेज से रिमूव करना चाहते हैं तो हम करेंगे डिस्प्ले नन। तो मैंने इसको डिस्प्ले नन रखा है, ठीक है ना। और वापस से मैं नन करूँगा तो ये स्पेस भी नहीं लेगा, यानी नीचे वाली जो डिव है वो स्लाइड होकर ऊपर आ गई है, यानी उसने अपनी जगह हटाई, ग्रीन वाली डिव की जितनी जगह थी वो सब हट गई है, ठीक है ना। नीचे वाली मूव होकर ऊपर आ गई है। तो ये सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्प्ले नन किया है, ठीक है ना। तो दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली है यहाँ पर कि डिस्प्ले नन होता है और डिस्प्ले ब्लॉक होता है। एक और होता है डिस्प्ले, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी और लगा लेता हूँ, डिस्प्ले इन इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है, इसे आप देखेंगे। देखो जितना यहाँ पर ये जो ब्लू वाला था, इसमें क्या है, डिस्प्ले इनलाइन हो गया है, यानी जो हमने यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग, यानी ये जो पैडिंग डाला था 20 पिक्सल, सिर्फ इतना ही आ रहा है। अगर मैं इस पैडिंग को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये पैडिंग भी खत्म हो जाएगा। तो अब सिंपल ये एक बॉर्डर रह गया है 1 पिक्सल में 1 पिक्सल वाला। मैं इसमें कुछ लिख दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, तो जो एक ए के ऊपर आ सकता है, ये सेम कॉन्सेप्ट वो हो गया है, ठीक है ना। मैं जो भी कुछ लिखूंगा ए बी सी, दिस इज अ सिंपल डिव इन लाइन। तो जितना इसमें कंटेंट लिखेंगे अब ये सिर्फ उतना वर्क करेगा। जैसे आपको याद होगा हमने स्पैन में किया था, स्पैन में आप कितनी भी विड्थ दीजिए, हाइट दीजिए और कुछ भी उसमें कीजिए, लेकिन वो नहीं अप्लाई होता है। स्पैन में क्या होता है, बस उसके ऊपर बैकग्राउंड आ सकता है, बॉर्डर आ सकता है, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी जितना भी उसका कंटेंट होगा वो सिर्फ उतना ही साइज ऑक्यूपाई करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। तो अब डिव भी बिल्कुल वैसा सा ही कुछ बन गया है देखने में। तो ये हमने इसको यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई विड्थ 400 है बट नहीं अप्लाई हो रहा है। हमने उसको बोला है कि मार्जिन तो शायद वो ले ले, हाँ मार्जिन तो लिया है उसने, और बाकी के काम इसमें नहीं हो रहे हैं। हम कितना भी उसको बोले हाइट हो जाए, हाइट 200 बोला हुआ है, नहीं ले रहा है। तो जब आप इन लाइन यूज करते हैं तो उसकी जो एडिशनल विड्थ एंड हाइट है वो सब रिमूव हो जाती है। जितना कंटेंट होता है उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जब आप इन लाइन अप्लाई कर लेते हैं। तो आपने तीन चीजें की हैं यहाँ पर, डिस्प्ले नन किया है, डिस्प्ले ब्लॉक किया है एंड डिस्प्ले इन लाइन किया है। एक और यहाँ पर होता है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब होता है, दिस इज अ डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, यानी इन लाइन ब्लॉक को आप एक साथ लिख सकते हैं। तो सेव करते हैं और यहाँ पर येलो वाले में आपको यहाँ पर दिख गया होगा, ठीक है ना। तो मैं येलो में डिस्प्ले इन लाइन हाइफन ब्लॉक लगा देता हूँ। आप क्या देखेंगे, ये डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक में यहाँ पर ही आ गया। मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, मैं विड्थ यहाँ से 400 हटा दे रहा हूँ और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक भी हटा दे रहा हूँ। देखें ये 100% इसकी विड्थ जा रही है और मैं हाइट भी हटा दे रहा हूँ। अब ये इतना है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करूंगा तो जैसा ये हमारा इनलाइन वाला आ रहा है ऐसा ही दिख जाएगा। बट इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ। इनलाइन ब्लॉक में ये डिफरेंस होता है, अगर आप उसमें विड्थ देने की बात करते हैं, जैसे मैंने विड्थ इसको बोला है 300 पिक्सल्स, तो ये विड्थ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हाइट भी देने की बात करेंगे तो हम हाइट देते हैं विच इज 200 पिक्सल्स, अगेन हाइट भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब सिंपल आप इनलाइन लगाते हैं तो इनलाइन में विड्थ एंड हाइट आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं तो आप उसमें हाइट एंड विड्थ लगा सकते हैं। अच्छा एक और बात, जो इसका 100% वाला जो कॉन्सेप्ट था, यानी जब आप विड्थ को कम भी कर लेते थे तो भी वो मतलब उसके साइड में नहीं आ सकता था,
यहाँ हॉरिजॉन्टल ये नहीं शो होता था। लेकिन हो क्या रहा है अभी, जैसे ही आपने इनलाइन ब्लॉक लगाया तो अभी हॉरिजॉन्टल आ गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक और डिव लगाऊं, डिव 4, और डिव 4 को भी मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो क्या वो आएगा? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिव 4 को इनलाइन ब्लॉक कहूं तो क्या उसके बराबर में आ जाएगा? हाँ जी, ये जस्ट उसके बराबर में यहाँ पर आ गया है। तो आप ऐसे ही, यानी अगर आपको कभी प्रॉब्लम फेस हुई है कि आपने डिव्स ली है लेकिन हमेशा डिव जो है वो एक के बाद एक के बाद एक आती है, यानी वर्टिकली आती है, आप हॉरिजॉन्टली नहीं लगा पाते हैं, तो आप डिस्प्ले ब्लॉक में, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में जाइए, यानी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए और आप अपने डिव्स को हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक और लगाऊंगा डिव D5 और उसको भी यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा तो आप देखेंगे जस्ट उसके बराबर भी आ गई है। तो हमने प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने यहाँ पर डिस्प्ले देखा है, डिस्प्ले डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन, जिसमें से वो पूरी इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। और अपना जो उसका जितना भी उसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था वो भी सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, वो जीरो एरिया ऑक्यूपाई करेगा। डिस्प्ले ब्लॉक होता है, यानी जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है, यानी जब डिस्प्ले को हमने नन किया है तो वो इनविजिबल हो जाएगी, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो वो शो हो जाएगी। उसके बाद इनलाइन करेंगे तो वो पूरी अपनी विड्थ एंड हाइट की कैपेसिटी को छोड़कर जितना उसमें कंटेंट है वो सिर्फ उतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। फिर लास्ट है इनलाइन एंड ब्लॉक। इसमें क्या होगा कि ये जो 100% वाला जो ऑक्यूपाई करने वाला था, यानी हॉरिजॉन्टली 100% ऑक्यूपाई करता है विड्थ, इस ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या होगा, विड्थ एंड हाइट तो आप दे पाएंगे बट जितना भी आप विड्थ देंगे, जितना भी आप हाइट देंगे, उतना ही वहां पर वो दिख पाएगा। ठीक है ना, इनलाइन ब्लॉक में कुछ ऐसा होता है। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले, इनलाइन और ब्लॉक और ये सब चीज प्रॉपर्टीज। तो बेसिक लेवल पर हमने बेसिकली आपको ये समझाया है। ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस इसको यहाँ पर रखेंगे और ये सब डिव्स यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए और ये भी हटा देते हैं। ठीक है ना। सेव करते हैं फाइल। बेसिकली हम ओवरफ्लो का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है ना। अब ओवरफ्लो को देख लेते हैं कैसे ये यहाँ पर हमें काम करेगा। मैं एक डिव ले रहा हूँ, डिव, और उस डिव में डिव आउटपुट लेते देखते हैं उसका, ये डिव आ गया है। इसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं। तो कंटेंट के लिए मैं अपना क्रेडिबल एकेडमी की वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहाँ कुछ कंटेंट है क्या, यहाँ से ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कई सारा और अपना इस वाले एग्जाम्पल पर आएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या हुआ है, कंटेंट यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको पैडिंग भी दे देते हैं, जब हमने मार्जिन दिया हुआ है तो पैडिंग 20 पिक्सल्स। हाँ सॉरी, तो 20 पिक्सल्स पैडिंग दे दिया, ओवरफ्लो हो गया है सिंपल। यानी अब आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से हाइट हटा दीजिए तो ये सही हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमें हाइट हटाना ही नहीं है, हमें 200 का ही हाइट रखना है और ये कंटेंट वहाँ से ज़्यादा चला गया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो कि या तो ये कंटेंट जो मैंने, ये ओवरफ्लो हो गया,
ये यहाँ से हाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत से केसेस में CSS आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है ना। CSS लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। थोड़ा फॉर्मल वे में हम आ जाते हैं और हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टली कहाँ तक चला जाएगा वो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो अब हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं हिडन। तो जब हिडन यूज करेंगे तो जितना भी ओवरफ्लो कंटेंट है वो सब हिडन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्दो वो सब नीचे लिखा हुआ तो है, बट वो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए, एक हिडन प्रॉपर्टी हो गई है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, अच्छा ठीक है। तो हिडन के बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं ऑटो। जब आप ऑटो लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल आ गया है, और आप यूज कर सकते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल जब आप यूज करते हैं तो दोनों साइड स्क्रॉल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल आ जाएगा एंड वर्टिकल भी आएगा। लेकिन ऑटो में सिर्फ वर्टिकल में एक स्क्रॉल आएगा, ठीक है ना। चलिए, एक हमने यहाँ पर ऑटो किया है, आपने स्क्रॉल किया है एंड हिडन किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा है बेसिकली ओवरफ्लो। ओके, तो हमने ये देखा है, ठीक है। और अगर हमें वापस इसको वैसा ही चाहिए तो हम यहाँ पर रख सकते हैं विजिबल, ठीक है ना। तो जितना ये है ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से एक बात देख लेते हैं, ऑटो कर लेते हैं इसको, स्क्रॉल एंड देन हिडन। ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना हमारी फाइल है ये। तो सेलेक्टर्स को हमें देखना है अभी। तो बैकग्राउंड हमने कवर कर लिया है, बॉर्डर हमने कवर कर लिया है, मार्जिन कवर कर लिया है, ठीक है ना। एंड पैडिंग हो गया है हमारा, और टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और टेक्स्ट इंडेंट नहीं हुआ है। लाइन हाइट, लेटर हाइट, वर्ड स्पेसिंग हो चुका है, फॉन्ट हो चुका है। लिस्ट स्टाइल टाइप को हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, हम क्या देखने वाले हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, Ctrl+C, डिस्प्ले हो गया है हमारा। अच्छा, विजिबिलिटी हिडन हमारा एक है, तो यहीं पर मुझे विजिबिलिटी हिडन भी आपको एक बार बता देना था। मैंने जहाँ पर डिस्प्ले आपको बताया था, तो वापस डिस्प्ले वाले पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि विजिबिलिटी हिडन वाला एक कॉन्सेप्ट जो है ना, ठीक है। तो हमने D2 ये रखा है, और इस फाइल को वापस से एक बार ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने D1 को डिस्प्ले नन किया हुआ है, तो वापस इनको डिस्प्ले हटा देते हैं हम। ये आ गया है, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये आ गया। और ये जो डिस्प्ले नन मैंने यहाँ पर किया हुआ है इसको भी यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले नन करता हूँ, डिस्प्ले नन करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आर्किटेक्चर से रिमूव हो गया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले नन की जगह विजिबिलिटी हिडन रखता हूँ तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है जी विजिबिलिटी हिडन,
ठीक है ना, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हिडन लिखा है मैंने और ये फिर भी हाइड नहीं हो रहा है। कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार गूगल कर लेते हैं। विजिबिलिटी हिडन, और हाँ करेक्ट स्पेलिंग जो है विजिबिलिटी का ये है, और विजिबिलिटी यहाँ पर हमने कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी शायद कुछ तो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ये है। तो विजिबिलिटी, विजिबल, वापस आते हैं, ठीक है ना, तो विजिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं हिडन, HIDDEN, हिडन, तो हम देखेंगे, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमने डिस्प्ले नन किया था तो ये ब्लू वाली और ये येलो वाली जो डिव है ये स्लाइड होकर ऊपर पहुंच जा रही थी, यानी जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था डिव वन ने, वो उसने आर्किटेक्चर से उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हमने विजिबिलिटी हिडन किया है तो जितना भी उसका ऑक्यूपाइड स्पेस था, एरिया था, वो वहां से रिमूव नहीं हुआ है। स्पेस अभी भी वहीं पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एज इट इज है, बट वो दिख नहीं रहा है। वो जो कंटेंट था हमारा, जो डिव था, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो हाइड हो गया है। लेकिन डिस्प्ले नन के कॉन्टेक्स्ट में वो हाइड भी होता है और एरिया भी रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर पेज सोर्स में जाऊंगा तो यहाँ पर D1 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं जब इसको जाकर यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखूंगा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, और ऐसे। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर D1 है, ये जब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, देखिए ये सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये D1 का सिलेक्शन है। अच्छा, अगर तो हम यहाँ पर इसका विजिबिलिटी हिडन की जगह हम यहाँ पर करते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले नन, NONE, नन, तो आप ये देखेंगे वो इस आर्किटेक्चर से वो रिमूव हो गया है। जब मैं इसके ऊपर डी के ऊपर कर्सर कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन D1 तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि D1 तो आपके पास यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना, वो आर्किटेक्चर से ही रिमूव हो गया। ये बस मैंने एक नॉर्मल करके दिखाया था आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए वापस हम वहीं पर आते हैं। अपना ओवरफ्लो वाला कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा था, तो ओवरफ्लो के अंदर हमने देखा ये है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या देखना था, ये लिस्ट स्टाइल टाइप एंड इमेज तो हम अभी नहीं देखेंगे, और लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल टाइप नाम, ठीक है। तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, हमारे पास एक फाइल थी यहाँ पर, HTML ऑनलाइन, और उसमें हमने लिखा था लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इसको वापस से ओपन करते हैं और इस पूरी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, Ctrl+N, हाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप example.html। अब देखिए मैं वापस से आपको लिस्ट स्टाइल टाइप ही बता रहा हूँ, CSS में ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मुझे अल्टीमेटली आपको ये बताना है। तो ये काम हम HTML से तो कर ही सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक एट्रीब्यूट लगाया टाइप, यहाँ पर मैं बुलेट लिखता हूँ या फिर सर्कल लिखता हूँ, तो ये एज इट इज काम। अगर मुझे CSS से करना होगा तो मैं उसको कैसे करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हैड टैग लगाते हैं,
और उसमें एक स्टाइल टैग लगाते हैं और यहाँ पर यूएल को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यूएल को मैंने एक्सेस किया, मैं यहाँ से टाइप हटा दे रहा हूँ और ये जो कमेंट किया हुआ था ये सेक्शन भी हटा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। और आप देखेंगे सिंपल हो गया। अब इस यूएल को मैं एक बोलता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, और टाइप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर नन प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी आपको लिस्ट चाहिए पर वो बुलेट्स आपको बेसिकली नहीं रिक्वायरमेंट है बुलेट्स की, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस केस में जो ये लिस्ट स्टाइल टाइप नन प्रॉपर्टी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर यूज है, आप चाहें तो यहाँ पर सर्कल यूज कीजिए, सर्कल, और आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर यूज कीजिए, और आप चाहें तो यहाँ पर बुलेट्स यूज कीजिए। बुलेट बुलेट की स्पेलिंग अच्छा डिस्क है, सॉरी बुलेट्स नहीं होती है, उसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है ना। तो ये डिस्क आ जाएगी, ओके। और अगर आप यहाँ पर यानी यूएल है, यूएल में तो आप ऑर्डर लिस्ट वाली कमांड नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए अल्फा। तो आपने देखा अल्फा अपर, अल्फा अपर, सॉरी क्या है यहाँ पर हमारे जिस बराबर में ये है सर्कल स्क्वायर डिस्क, हाँ अपर रोमन अपर अल्फा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा अपर अल्फा, तो आप देखेंगे ये अपर अल्फा हो गया। या फिर आप इसे कर सकते हैं लोअर अल्फा, और आप यहाँ पर कर सकते हैं अपर रोमन। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि शायद आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। जब हम CSS के थ्रू यूएल को एक्सेस करते हैं और उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे अपर अल्फा, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। जबकि ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन मैं CSS की हेल्प से इसको भी ऑर्डर लिस्ट बना सकता हूँ। ये काम मुझे करना कहाँ पर चाहिए था, OL में करना चाहिए था। वहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था लिस्ट स्टाइल और टाइप, और वहाँ पर मुझे ये अपर अल्फा रोमन अल्फा बेसिकली लगाने चाहिए थे। तो रोमन अपर रोमन मैं वहाँ पर लगा सकता था, अपर रोमन, तो ये वहाँ पर चेंज हो जाने चाहिए थे। तो क्या हो अगर मैं यहाँ पर ये छोड़कर सर्कल लगा दूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CIRCLE सर्कल। तो बेसिकली मैंने UL को तो क्या बना दिया, LI, सॉरी UL को मैंने जो है वो अनऑर्डर्ड बना दिया है, यानी ऑर्डर्ड बना दिया है, और जो OL था उसको अनऑर्डर्ड बना दिया। तो ऐसा हम CSS से बेसिकली कर सकते हैं। आप इसमें नन भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नन आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आपको ये सब फाइल्स भी बेसिकली चाहिए, जो जितनी भी फाइल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो फाइल मुझसे बेसिकली उसका लिंक मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको नीड है। वैसे तो वीडियोस को देख देख कर आप बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास फाइल्स होगी, सोर्स कोड वाली फाइल्स होंगी, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस में थोड़ी कमी आ सकती है। पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ये ऑन डिमांड बेसिकली फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, अपनी ईमेल आईडी मेंशन कीजिए, मैं ये पूरा एंटायर सोर्स कोड आपको शेयर कर सकता हूँ। जैसे ये जितनी भी फाइल्स बन रही हैं हमारी, HTML CSS ऑनलाइन बन रही है, और यहाँ पर HTML ऑनलाइन बन रही है, ये सारी फाइल्स वो सब फाइल्स हैं जिनको मैंने वीडियोज़ में रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। ये सब फाइल्स मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो
हमने लिस्ट स्टाइल देखा है, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल के साथ ये काम हो गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं HTML, और क्यों ना मैं एक काम कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, और ये भी हटा देते हैं, सेव करते हैं, TEXT टेक्स्ट एरिया रीसाइज, टेक्स्ट एरिया रीसाइज के ऊपर काम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम टेक्स्ट एरिया लगाते हैं, टेक्स्ट एरिया, और इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, तो ये यहाँ पर बड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो क्या मैं इसको टेक्स्ट एरिया को विड्थ एंड हाइट दे सकता हूँ? मैं इसको विड्थ बोल रहा हूँ 300 पिक्सल्स एंड हाइट बोल दे रहा हूँ 400 पिक्सल्स। बिल्कुल ये काम कर सकता है, बट स्टिल यहाँ पर ये रीसाइजिंग यहाँ पर रहेगा। तो क्या मैं इसके रीसाइजिंग वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर इसको अवॉइड कर सकता हूँ, यानी ये मेरे इस वाले ये जो इसका ये 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर विजिबल ही ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ रीसाइज नन। तो जैसे ही आप रीसाइज नन करेंगे तो अब ये रीसाइज नहीं होगा, जितना है ये उतना ही रहेगा। ठीक है ना। क्या मैं इसमें बैकग्राउंड कर सकता हूँ? बैकग्राउंड कलर, और मैं जब यहाँ पर लिखूंगा तो वाइट लिखा जाएगा। और क्या मैं इसका फॉन्ट साइज 28 पिक्सल्स कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे, और क्या होगा जब ये लिखते लिखते हम यहाँ पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको स्क्रॉल दिख जाएगा। ठीक है ना। और क्या होगा, एक लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये जा रहा है। तो आप इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ओवरफ्लो एक्स, और उसमें आप क्या लगा दें, ऑटो लगा दें। तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, इस एग्जाम्पल को यहाँ छोड़ देते हैं, इस एग्जाम्पल को मैं आगे कवर करूँगा। ठीक है ना, जहाँ पर हम ओवरफ्लो एक्स लेंगे, थोड़ा सा एडवांस है ये, अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, एज इट इज़ इसको छोड़ देते हैं। तो खैर ये टेक्स्ट एरिया के साथ हमने काम करके देखा है, और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ये क्लियर करा दिया है। ठीक ना। ओके देन, कंट्रोल ए, कॉपी एंड न्यू फाइल हम बनाते हैं, और यहाँ से ये हटा देते हैं, एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर एक क्लास रखते हैं D1, और डिव क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंटेंट हमें रखना है। ठीक है ना, कंट्रोल V में करता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या कुछ कॉपी किया हुआ है अभी तक कंटेंट। तो ये ले लेते हैं। ठीक है ना, और इस कंटेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, और अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं फ्लोट का, फ्लोट एग्जाम्पल डॉट HTML। ठीक है ना, तो फ्लोट एग्जाम्पल हमने लिया, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ नीचे पहले मैं इस डिव को थोड़ा कुछ स्टाइल दे देता हूँ, D1, और स्टाइल इसका मैं देने वाला हूँ विड्थ 600 पिक्सल्स, हाइट रहने देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल कर लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसमें
डैश्ड रखते हैं, डैश्ड, एंड इसको रखते हैं हम ब्लैक। सेव एंड आउटपुट देखेंगे जाकर इसका, तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आउटपुट आएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 600 की जगह इसको हम 800 रखें, और इसको थोड़ा मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल्स। ठीक है ना, और मैं यहाँ पर इसको करना चाहता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल्स ऑटो। ऑटो मैं करूँगा तो क्या होगा सॉरी, क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। अगर हम मार्जिन 10 ऑटो करते हैं तो क्या होगा, टॉप से वो 10 पिक्सल नीचे मार्जिन हो जाएगा, और लेफ्ट एंड राइट से क्या होगा, वो ऑटो ले लेगा और मिड में मुझे शो करेगा। ठीक है ना, ऐसे ठीक है ना, सॉरी। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक इमेज लगाने वाला हूँ। यहाँ पर IMG SRC और ALT ऑल्ट इमेज। अब इमेज के नाम पे मेरे पास इमेजेस फोल्डर में जाकर देखना पड़ेगा क्या कुछ है अभी। तो हम इमेजेस वाले फोल्डर में जाते हैं, और इमेजेस वाले फोल्डर में ये बॉक्स मेरे पास है यहाँ पर। मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए होगा। तो मैं CSS, ओके, मुझे CSS में स्टोर करनी थी ये फाइल। चलिए कोई बात नहीं, हम मूव कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ गया है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ HTML, और यहाँ पर इमेज में जाकर हम इसको रख देते हैं। तो 4 डॉट PNG है, ठीक है ना, 4 डॉट PNG। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे IMG 4 डॉट PNG। ये इमेज मुझे यहाँ पर मिल गई है। पर ऐसा क्या हुआ है कि ये इमेज मुझे यहाँ पर ऐसे मिल रही है, इसके नीचे मैंने तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है स्पेशल कोड। तो मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को मुझे प्रॉपर नहीं शो हो रही है ना, इस इमेज को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ IMG फ्लोट RIGST राइट। तो जैसे ही मैं इसको फ्लोट राइट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, और अगर मैं उसमें एक विड्थ हाइट दे देता हूँ, दैट इज 300 पिक्सल्स, तो ये इमेज मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी। मैं इस इमेज को फ्लोट राइट कर लेफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये इमेज मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी। और मैंने क्या करना है, ये जो मेरा है div1, इसको भी मैं क्या करता हूँ, फ्लोट, इसको राइट कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, और P टैग ये ले लेता हूँ। ठीक है ना, अब ऐसा समझते हैं इसको, ये P टैग हो गया, और इसको हम रखते हैं 350। ठीक है ना, और ये जो मेरा है ये P टैग, इसको हम रखते हैं फ्लोट RIGST राइट। और अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट रखता हूँ और इसको मैं फ्लोट राइट रखता हूँ, तो ये इमेज मुझे ऐसे दिखाई देगी।
ओके, अच्छा ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो पैराग्राफ है इसका विड्थ भी थोड़ा मैं कम रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखना है 400 पिक्सल्स, तो ये ऐसे कुछ काम करेगा, ठीक है ना। अभी दोनों को आप जैसे ही चेंज करेंगे तो जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं इसको राइट रखिए और इसको लेफ्ट कीजिए, तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप अल्टीमेटली इमेजेस के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट का और क्या क्या यूज़ किया जा सकता है ये भी हमें अल्टीमेटली यहाँ पर क्लियर करना है। मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर दे रहा हूँ इसको और पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये डिव से इमेजेस एंड ये निकाल देता हूँ और ये भी यहाँ से निकाल देता हूँ। सेव करते हैं फाइल और float example2.html, देन ओपन इनटू डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और यहाँ पर 800 पिक्सल्स दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। विड्थ रख लेता हूँ मैं 200 पिक्सल्स एंड हाइट में रख ले रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 50 पिक्सल्स। पैडिंग हटा दे रहा हूँ एंड बॉर्डर भी यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। वापस देखेंगे कुछ ऐसे मुझे ये दिख जाएगा। बैकग्राउंड लगा देता हूँ, बैकग्राउंड रेड कर लेते हैं, ये आ गया। मार्जिन ऑटो भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर डी और ये मैं यहाँ से डिव में लगा देता हूँ, तो जितनी भी डिव्स आएंगे अल्टीमेटली उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो मैं D2 रख लेता हूँ, D3 रख लेता हूँ, D2 एंड D3 और ये क्लोज हो गया और इसको हम रखते हैं .D1 बैकग्राउंड, कंट्रोल D एंड अगेन D2 D3 और बैकग्राउंड रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों शेड्स हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर D1 को फ्लोट राइट इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये वाला यानी रेड वाला फ्लोट जो है वो यहाँ से निकलकर इधर राइट की साइड चला जाएगा और जो ये ग्रीन एंड ब्लू है ये क्योंकि ये निकलेगा और ये ऊपर जगह बना लेगा। होगा क्या, इसे बहुत बेसिक समझना है। जैसे ही वो जगह बनाएगा, देखिए अभी इसके अंदर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन वाला जस्ट इसके बराबर में हॉरिजॉन्टली नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी सिर्फ विड्थ को तो 200 पिक्सल्स किया है लेकिन इसकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी को अभी वॉइड नहीं किया है। तो जब फ्लोट करेंगे, फ्लोट का मतलब होता है किसी चीज़ का भी पानी में तैरना, तो ये डिव जो है बिल्कुल वैसे ही फ्लोट करने लगेगा, ठीक है ना। और जो इसकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको राइट करूँगा तो राइट करने के साथ ही नीचे वाली डिव्स जो हैं जैसी ही जगह बनेंगी वो ऊपर चली जाएंगी। तो अभी आप इसका क्लियर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो मैं F5 करके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या हुआ है, ये रेड यहाँ पर रिमूव हो गया है और ये ग्रीन एंड ब्लू वाला नीचे चला गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ग्रीन वाला है उसको भी फ्लोट राइट कर दे रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा उसके जस्ट बराबर में जाकर लग जाएगा। देन अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो अब देखा आपने सारी की सारी डिव हॉरिजॉन्टली हो गई है और ये ऐसे काम कर गया। तो वापस मैं इनको सबको हटा दे रहा हूँ और एक बार आपको वापस से एक चीज़ का और एक्सपीरियंस करा देता हूँ। इन केस अगर आप यहाँ पर फ्लोट राइट की जगह फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे तो क्या होने वाला है, देखो आपको एक डिव क्या बोलेंगे उसको, इनविजिबल होती दिखाई देंगी। कैसे वो देखते हैं, देखिए ग्रीन कहाँ गई, मैंने क्या किया,
मैंने तो बैकग्राउंड रेड जिसके ऊपर किया हुआ है उसको फ्लोट लेफ्ट किया है, लेकिन ग्रीन के ऊपर तो मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर ग्रीन इनविजिबल कैसे हो गई? तो बेसिकली ग्रीन इनविजिबल नहीं हुई है, ग्रीन क्या हुई है, जस्ट वो नीचे पहुंच गई है रेड वाली डिव के नीचे। तो कैसे पता चलेगा रेड वाली डिव के नीचे पहुंच गई है? तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन है उस ग्रीन को एक पैडिंग दे दे रहा हूँ, सॉरी मार्जिन दे दे रहा हूँ, मार्जिन LEFT लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ मैं इसको। तो अब आप देखेंगे वो ज़रा उसके नीचे से स्लाइड होती हुई दिखाई देगी आपको 20 पिक्सल्स। बेसिकली क्या हुआ है, क्योंकि रेड को हमने जैसे ही फ्लोट किया तो रेड जो है वो तैरने लगी। अब जो उसके नीचे थी रेड एंड ग्रीन, सॉरी ग्रीन एंड ब्लू, वो जस्ट उसके ऊपर आ गई। तो मैंने मार्जिन देकर आपको दिखाया कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी अवेलेबल है, वो उसके नीचे दिखाई दे रही है। तो अगर मैं उसे मार्जिन कर दे रहा हूँ तो ये मार्जिन से आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी फ्लोट कर देता हूँ, FLOAT फ्लोट, और इसको भी लेफ्ट रख लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये ग्रीन भी यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगी, सॉरी ब्लू भी दिखना बंद होगी, क्योंकि अब ब्लू कहाँ हुआ, ब्लू जस्ट उसके नीचे चली गई है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट लेफ्ट हो जाती है और इसके एक के बाद सीक्वेंस में आ जाती है। लेकिन रेड और ग्रीन के बीच में जो ये गैप आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। जब मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूंगा वो जस्ट यहाँ से एकदम मिलकर यहाँ पर आ जाएंगे। आप एक और कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो D4 लीजिए, और D4 यहाँ पर आ गया है, एंड D4 को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ये आ जाएगा आपका येलो। तो जस्ट उसके बराबर में आपको D4 दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है तो आप फ्लोट की हेल्प से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को फोकस कीजिए। ये काम तो हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से भी किया था, ठीक है ना, और यहाँ इससे भी ये काम कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं कोई कंटेंट नीचे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम राइटिंग एनी इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट कंटेंट हियर, तो आप देखेंगे वो कंटेंट वहाँ पर पहुँच गया है उसके बराबर में, वो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ये कंटेंट यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं एक डिव लगा रहा हूँ, डिव दिस इज डिव, सिर्फ डिव। आप देखेंगे वो डिव कहीं पर नजर नहीं आ रही है। मैं उस डिव को क्लास डी दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ डी, और बैकग्राउंड पिंक, वो नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, 250 पिक्सल्स का तो वो होगा ही, क्यों नज़र नहीं आ रहा है। चलिए मैं उसमें विड्थ 100% दे देता हूँ, नहीं हो रहा है। हाँ वो यहाँ पर तो नज़र आ गया है जब मैंने इसको 1500 बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसे ना दूँ तो क्या हुआ होगा, आप खुद से सोचिए क्या हुआ। बेसिकली वो डिव जो आपने डी लिखा है वो 250 पिक्सल्स का डिव इसके पीछे है, ठीक है ना। जब आप उसे मार्जिन करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा, कैसे, या फिर आप उसको हाँ यहाँ पर मार्जिन टॉप करेंगे लगभग 200 पिक्सल्स, अब वो आपको दिखाई देगा नीचे आया। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया है। चलिए ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, ठीक है, इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं।
और उस div को कैसे देख पाएं भाई, तो एक काम कर लेते हैं, उस div को जो आपने ये यहाँ पर d लगाया है, इसको हम क्या करें, इसकी विड्थ मैं आपको दिखा, इसकी हाइट जो है ना, हाइट कर दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स। अब क्या होगा पता चलेगा। देखिए वो है तो वहीं पर, लेकिन वो जस्ट उसके नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने हाइट किया तब तो ये आ गया। अब मैं मार्जिन जब यहाँ पर लगाता हूँ, MARGIN मार्जिन, तो मार्जिन में यहाँ पर लिखूंगा 20 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे ये पूरी डिव्स 20 पिक्सल्स नीचे मूव करेंगी। और जब मैं इसमें लगाऊंगा 100 पिक्सल्स, तो ये उसके साथ साथ नीचे आएंगी। तो अब इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझना है। तो ये हमारा आने वाला टास्क होगा। अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस था वो सिर्फ इतना था कि हमें वहाँ पर फ्लोट लगाकर देखना था। फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो इधर की तरफ लेफ्ट हो जाएगा, राइट करते हैं तो राइट की साइड हो जाएगा। और जो कि ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है डिव की, वो वॉइड हो जाएगी। उसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे वो डिव के नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक्सेस करके देखिए। इसका पहले हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद आपको वो बात क्लियर होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बाकी की जो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज मोहसिन अहमद। आई होप कि आपको फ्लोट जो है वो क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और कैसे कैसे हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं, फ्लोट राइट करते हैं, और आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। और इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे सेलेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे हम अपने जो हमारी जितने भी हमने एलिमेंट्स बनाए हैं उन एलिमेंट्स को डिफरेंट वेज पर हम कैसे उनको सेलेक्ट करके उनको स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम CSS प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो बाय टैग नेम सीखा है, बाय क्लास नेम सीखा है एंड बाय आईडी सीखा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे सेलेक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेटर्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ बेसिक सेलेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टर, एक काम करते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं अपना, और यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे दिखाई को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये वाले सेलेक्टर की, इसको बोलते हैं स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैं एक नोट ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टार। ये स्टार सेलेक्टर का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है ना। ये जितने भी मेरे एलिमेंट हैं सब एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी एक्सेस हो सकती है, ठीक है ना, स्टार की हेल्प से। फिर उसके बाद हमने देखा है बाय टैग नेम, ठीक है ना। टैग नेम हमने ऑलमोस्ट किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो टैग नेम हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लियर है। तो उसके बाद हमने देखा है ये डिव के अंदर हमने डिव के बाद एक स्पेस लिख के पी लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी पी टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग्स हैं, वो सारे पैराग्राफ टैग्स जो कि डिव के अंदर हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, उनके लिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा हमने ये तो ऑलमोस्ट देखा हुआ ही है, एक वन बाय वन हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। और पहले ये देखेंगे, फिर हमने ये ऑलमोस्ट देखा हुआ है, देन हम एक डिव जिसके अंदर मल्टीपल पीज हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है एक डिव जिसके चाइल्ड पी हैं उनको हम स्टाइल प्रोवाइड करने, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल हम इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने एक फाइल सेव करके रखी हुई है, ठीक है ना। और कुछ डेमो कंटेंट मैं ले लेता हूँ। डेमो कंटेंट मैंने कहाँ पर बनाकर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये क्या कुछ है, और मैं यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखिए एक सिंपल हेडिंग टैग है, ठीक है। और उस हेडिंग टैग के बाद मैंने क्या लिया हुआ है, एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है। उसके बाद एक डिव लिया हुआ है, फिर उसके बाद एक और डिव लिया हुआ है। ये वाला डिव जो है ये मैंने जो इसको क्लास प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ये वाला डिव जो है इसको मैंने क्लास प्रोवाइड किया हुआ है विच इज D1। एक डिव है जिसके अंदर हमने मल्टीपल पी पैराग्राफ टैग्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, 3 पैराग्राफ टैग्स हैं। और फिर एक हमने सेक्शन नाम का एक एलिमेंट यहाँ पर यूज किया। सेक्शन अल्टीमेटली मैंने अभी तक आपको HTML में नहीं बताया था, ठीक है ना। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर
सेक्शन है, सेक्शन से ही पता चल रहा है, उसके अंदर हम कुछ टैग रख सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग अपने आप में एक ऐसा टैग है, उसे मैं किसी और चीज में नेस्ट नहीं कर सकता था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पर सेक्शन में कर लिया। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं एक और डिव में कर लूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल, कुछ बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करके दिखाने हैं। तो आप समझ जाइए कि एक सेक्शन नाम का एक टैग होता है, उस टैग के अंदर हम डिफरेंट टाइप के टैग्स रख सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम सेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो जब हम HTML का वाला पार्ट, आपका इंटरमीडिएट वाला पार्ट भी ले रहे होंगे, तो आपको वो सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है ना, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं हमने क्या बनाया है। अच्छा, आगे हमने एक H2 टैग रखा हुआ है। तो यानी इस डिव के अंदर अगर मैं इसको बात करूं, मैं इसे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं, इसके अंदर हमने 3 तरह के टैग्स रखे हैं, इसके चाइल्ड टैग, एक P है, एक सेक्शन है एंड एक H2 है। ये 3 तरह के टैग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। और कुछ पैराग्राफ टैग्स मैंने क्या किए हैं यहाँ पर, ये ओपन रखे हुए हैं। ये वाला पैराग्राफ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक नीचे वाला पैराग्राफ 2 मैंने ओपन रखा हुआ है, एक H1 है जिसके अंदर मैंने D1 क्लास लगाई हुई है, और एक पैराग्राफ टैग है H1 के जस्ट बाद। तो डिफरेंट टाइप के ये हमारे पास टैग्स हैं, और ऐसे ही हमारा एक पेज भी डिज़ाइन होता है जिसमें वेरियस टैग्स हम रखते हैं। लेकिन ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। बाकी जब हम एक पेज डिज़ाइन करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे क्या क्या टैग्स लगाते हैं, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे आराम से, ठीक है ना। तो मैं इसको सेव करता हूँ और फाइनली अभी देखता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और डिफ़ॉल्ट व्यूवर में जाकर इसको देखेंगे, ये कुछ ऐसे आ गया है, ठीक है ना, हेडिंग और ये कुछ टैग्स। अब मैं आपको एक सिंपल, बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा काम था यूनिवर्सल टैग्स का, यूनिवर्सल सेलेक्टर का, सॉरी। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, ये स्टार होता है जी, ठीक है ना, स्कीमा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, एंटायर स्कीमा। जब जब भी हमें कभी स्कीमा या फिर एंटायर टैग्स की बात करनी हो तो ये स्टार लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जगह ये यूज होता है, आगे आगे बहुत सारे चीज़ों में यूज होगा, तो तब मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, ये स्टार कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज हो सकता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का काम कुछ और होगा और कहीं और उसका बिल्कुल विपरीत या बिल्कुल अपोजिट होगा। कहीं ना कहीं रिलेटिव होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा ऊपर नीचे, लेकिन होगा बिल्कुल ऐसे ही। खैर चलिए, उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे स्टार सेलेक्टर को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड और रेड। अब देखो रेड, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टार का मतलब है जितने भी टैग्स लगे हुए हैं, चाहे फिर वो H1 टैग है, P टैग है, div टैग है, सेक्शन टैग है, जिसके अंदर क्लास है या जिसके अंदर क्लास नहीं है, एंटायर टैग की बात हो रही है, ठीक है ना। बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, एंटायर टैग की बात हो रही है और एंटायर टैग ये सब है। तो इसके इन सब के ऊपर हमने क्या कहा है कि बैकग्राउंड रेड यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर में और रिफ्रेश करता हूँ, और आप देखेंगे जितने भी टैग्स थे, इंक्लूडिंग बॉडी भी तो एक टैग है ना, तो बॉडी को भी और इन सबको एक बैकग्राउंड मिल गया है जो कि रेड है, ठीक है ना। तो आप ये वाले काम कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ और कुछ और लगाता हूँ, जैसे मैं लगता हूँ फॉन्ट, अरे फॉन्ट साइज। तो जहां जहां पर भी फॉन्ट्स लगे हैं उनका साइज में क्या करना चाहता हूँ, 28 पिक्सल्स। 28 पिक्सल्स मैंने यहाँ पर किया और आप देखेंगे सबका जो साइज है वो 28 पिक्सल हो गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर, वो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट आपके सामने हो सकती है तो वो काम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने यहाँ पर डन कर लिया, इसको हटा देते हैं। अब वापस आते हैं हम और वापस आकर देखते हैं हमने सेकंड क्या कहा था, और इसको यहाँ से हटाते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर कंप्लीट हो गया है। देन हम लेते हैं अब हमारा डिव टैग। डिव टैग ऑलरेडी आपने पढ़ा था, मतलब मेरा कहने का मतलब है जितने भी टैग्स हैं मैं अगर उनके नाम से बाय टैग नेम अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं करके दिखा दूँ। यानी पी मैंने लिखा और जितने भी पी टैग्स हैं मैं उनका बैकग्राउंड यहाँ पर जो है
वो येलो कर दे रहा हूँ, येलो, जितने भी पी टैग्स हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर और रिफ्रेश करेंगे, तो जितने भी पी टैग्स थे कहीं पर भी हैं, वो अंदर हैं, बाहर हैं, किसी डिव के चाइल्ड, किसी भी एलिमेंट के चाइल्ड हैं या किसी के पेरेंट है, जितने भी हैं सबका बैकग्राउंड अभी फिलहाल मैंने येलो कर दिया है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा अल्टीमेटली ये थे। अब वापस आते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्लास टैग। क्लास टैग भी ऑलमोस्ट हमें पता था, मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर क्लास D1। तो जिसके भी ऊपर D1 हमने क्लास अप्लाई की हुई है ना, जिसको भी हमने क्लास D1 मेंशन की हुई है, उसको ये प्रॉपर्टी, ये जो स्टाइलिंग में लगा रहा हूँ, ये अप्लाई होने वाला है। तो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऑरेंज, ऑरेंज दे लेते हैं एंड सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम वापस अपना आउटपुट पर जाएंगे और चेक करेंगे। तो अब जिसके ऊपर भी हमने क्या किया हुआ था, हमने D1 नाम की क्लास दी हुई थी, उन सबके पास ये क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, ठीक है ना। चलो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कोड के अकॉर्डिंग। देखो इन P को तो नहीं दिया है, एक्चुअली P का जो पेरेंट है वो div है, और div की अप्रोच कहाँ तक होगी, जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक, उसमें H2 भी इंक्लूड होगा, उसमें सेक्शन भी इंक्लूड होगा, उसमें पैराग्राफ भी इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। उन सबका बैकग्राउंड, क्योंकि पेरेंट का बैकग्राउंड हमने ऑरेंज दिया है तो ऑब्वियस है कि चाइल्ड का भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वो वाली बात है। चलिए बाकी हेडिंग को क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हेडिंग को भी क्लास दी है यहाँ पर D1, तो जिसको भी क्लास देंगे उसको आ जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें तो आपका रिवीजन हो गया। एक मैंने आपको जो नई चीज अभी तक बताई है वो थी हमारी यूनिवर्सल सेलेक्टर। नेक्स्ट के ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, ये वाला डिव, और उसके अंदर स्पेस लिखा हुआ है ना। मैं थोड़ा सा जूम और करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए जी ये वाला, यहाँ पर डिव है और उसके बाद पी है, इसके अंदर लिखा हुआ है ऑल पैराग्राफ इनसाइड डिव्स। ऑल पैराग्राफ इनसाइड डिव्स का क्या मतलब होता है, देखो बहुत सिंपल सा है, जितने भी पैराग्राफ डिव के अंदर लगे हुए हैं, तो ऐसा कौन सा है मेरे पास, ऐसा मेरे पास, पहले मैं इस वाली स्टाइल को हटा देता हूँ तब आपको मैं समझाऊंगा। ये मैं हटा दे रहा हूँ और इसको प्लेन कर देता हूँ, ये हमारा कुछ भी स्टाइल अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आते हैं और ये वाला जो डिव है इसके अंदर ये पी टैग्स लगे हैं, मैं सिर्फ इनको अप्लाई करना चाहता हूँ और जितने भी पी टैग्स हैं उनको अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। यानी डिव के अंदर जितने भी पीज हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको भाई, उसको लिखते हैं हम, और ये डिव एक पेरेंट चाइल्ड, स्पेस देंगे, एक स्पेस, और उसके बाद पी पैराग्राफ, यानी जितने भी पैराग्राफ टैग्स जो डिव के अंदर हैं, आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जितने भी पैराग्राफ डिव के अंदर हैं उन सब के ऊपर क्या स्टाइल आ जाए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है ना। सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कितने कितने आए, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन ये सेक्शन वाले के अंदर भी क्यों आया, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। देखो डिव ये है, इस डिव के अंदर ये वाला पी है, ये वाला पी है, ये वाला पी है, लेकिन ये वाला पी तो सेक्शन के अंदर है। एक्चुअली होगा तो वो डिव का भी चाइल्ड ना, चाहे फिर वो चाइल्ड का भी चाइल्ड है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो डिव का भी चाइल्ड माना जाएगा, क्योंकि वो ग्रैंड चाइल्ड हो रहा है, लेकिन वो चाइल्ड की कैटेगरी में तो आ रहा है, इसलिए वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन इन केस आपको इसको हटाना है, आपको सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड है उनको रखना है, जो सब चाइल्ड्स हैं उनको नहीं रखना है, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा जो है जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्या है हमारी लिस्ट में, अब हमारी लिस्ट में है ये डिव और हमने कॉमा लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है जी, अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ तो इसका क्या मतलब है, देखो जी बात समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये होता है बहुत सिंपल, इसका मतलब है डिव, जितने भी डिव्स हैं, और मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, और का मतलब मेरा हिंदी वाला और है ये, और अंग्रेजी वाला एंड होगा, डिव एंड पीज। जितने भी डिव हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, और जितने भी पीज हैं सबके ऊपर ग्रीन में कर रहा हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड से, नॉर्मल प्लेन कर देता हूँ इसको, प्लेन से मेरा मतलब है कोई भी स्टाइल हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ पिंक। तो अब देखिए जी, यानी जितने भी डिव्स हैं और जितने भी पीज हैं उन सब के ऊपर लग जाएगा।
तो जितने भी डिव्स हैं वो चाहे किसी के अंदर था या किसी के बाहर था, उन सब के ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। तो दो हेडिंग्स थे उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी डिव्स हैं और जितने भी पीज हैं उन सब के ऊपर लग गया है। तो ये एंड का काम करता है। ऐसे ही आप कॉमा कॉमा लगा कर डिफरेंट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर H1 को भी कॉमा ले लेता हूँ, तो अभी H1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है। और भी मेरे पास कोई टैग है तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉमा वाला यहाँ पर हमने कॉम्बिनेटर यहाँ पर देखा है। तो वापस चलते हैं और ये हमारा लोड हो रहा है। चलिए जब तक ये लोड होता है हम यहाँ से देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा, ये हमने किया है, ये किया है, ये किया है। अब हम करते हैं ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, देखो क्या लिखा है, ऑल पी टैग्स ओनली डायरेक्ट चाइल्ड नॉट चाइल्ड्स चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी जैसे बात आई थी डिव के अंदर पीज, जितने भी पी हैं वो डायरेक्ट चाइल्ड हैं या फिर सब चाइल्ड हैं, ठीक है ना, यानी चाइल्ड के चाइल्ड हैं, उन सब के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा था। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि डिव के जितने भी पैराग्राफ डायरेक्ट चाइल्ड हैं, यानी अगर वो सेक्शन मैंने जो बनाया है उसके अंदर भी एक पैराग्राफ है, उसको ना ये ले जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं। कौन से हैं जी, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये वाला, ये एक डिव है, उसका डायरेक्ट चाइल्ड ये है, ये वाला पी है, ये वाला पी है, लेकिन ये पी डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऊपर वाले 3 पीज के ऊपर आना चाहिए। तो कैसे होगा जी, ये देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम साइन लगाते हैं ग्रेटर देन और इसके बाद लिखते हैं ये पी, ठीक है ना। और अब ये पिंक किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, ये सिर्फ उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड है। देखो जी, एक ये है, एक ये है और एक ये। आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इन केस, तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से उसको पीछे कीजिए, ठीक है ना, और फिर वापस उसको देखिए और साथ साथ इसको अप्लाई करके देखिए, तभी आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी इसके बाद आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी ये डिव और ये प्लस का साइन, ठीक है ना। ये वाला कॉम्बिनेटर क्या है, ये कहता है कि पी टैग्स इमीडिएटली आफ्टर डिव। इसका मतलब क्या हुआ, यानी देखिए अगर मैं यहां पर आता हूं, एक ये डिव है, डिव के बाद एक ये वाला डिव है और इसके बाद एक ही डिव है। ये डिव कहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर। तो मैं चाहता हूं ये वाला आउटसाइड पैराग्राफ, ये कह रहा हूं इमीडिएटली, और यहां पर मैं कॉमन में लिख देता हूं इमीडिएटली आफ्टर डिव। इसके ऊपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको और रिफ्रेश करूंगा, देखो ये लिखा आ गया। मैं चाहता हूँ कि बस सिर्फ इस डिव के बाद जो पी है ना, उस वाले पी के ऊपर मेरा स्टाइल लग जाए जाकर, ठीक है। कभी कभी ऐसा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो देखते हैं क्या स्टाइल लिखेंगे इसके लिए जी। यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर करेंगे प्लस, ठीक है ना। क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन। ये बस आपको कुछ सिंबल्स याद रखने हैं, कुछ साइंस याद सिंबल्स याद रखने हैं, ये कॉम्बिनेटर्स कहलाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और ये कब कैसे याद हो सकते हैं, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करके याद रखा जा सकता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए कहाँ पर काम कर रहा है, ये जस्ट उसके डिव के जो नेक्स्ट है उस वाले ही में आया है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि डिव के बाद जो भी डिव के बाद H1 है उसको ये अप्लाई हो जाए, डिव के बाद H1 जो भी है इमीडिएटली, है ही नहीं डिव के बाद H1, किसी भी डिव के बाद H1 इमीडिएटली नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक H1 अप्लाई कर दूं, H1 हेडिंग आफ्टर डिव और H1 यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब था, ठीक है ना, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी एक H1 है और ये डिव यहाँ पर खत्म हो रहा है और उसके बाद ये H1 है, लेकिन ये जस्ट इमीडिएट डिव के बाद नहीं है। इमीडिएट डिव के बाद कौन है जी, इमीडिएट डिव के बाद सिर्फ P है, और यहाँ पर इमीडिएट डिव के बाद कौन है, यहाँ पर ये। इन केस मुझे कहना हो जो H1 के बाद इमीडिएट P है उसके ऊपर मैं बैकग्राउंड ग्रीन करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो वापस आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं H1 के बाद जो डायरेक्ट P है उसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दीजिए, उसका बैकग्राउंड
ग्रीन कर दीजिए, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो जी कौन कौन से आ गए हैं, ऊपर वाला एक पैराग्राफ और नीचे वाला। कैसे आए हैं जरा समझते हैं इसको। ये H1 के बाद P डायरेक्ट आ गया और इसी तरह एक H1 के बाद यहाँ पर P डायरेक्ट आ गया, तो इन दोनों को वो अप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है समझने में, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है और जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में HTML CSS सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। और हम आगे मूव कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, ये सब हो गए हैं और यहाँ पर हम बाकी के जो कॉम्बिनेटर्स हैं उनको देख लेते हैं। अब आते हैं जी ये वाला टिल्डे वाला, ठीक है ना, P टैग्स प्रीसीडेड बाय div। चलो इसका मतलब भी समझते हैं क्या कुछ है और वापस हम यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ से सब कुछ ये दोनों हटा दे रहा हूँ और वो फाइल आपकी पूरे लिस्ट की मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। और वो सारा डिस्क्रिप्शन में अल्टीमेटली आपको एक एक चीज़ वहाँ पर डिफाइन करके भी मिलेगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक div ले लें और ये टिल्डे साइन, अगर तो आपको नहीं पता है टिल्डे साइन कहाँ पर होता है, ये जस्ट 1 से पहले वाला बटन होता है, 1 के बाद 2 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो बटन है वो टिल्डे का ही है, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ यूज़ कीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं P और वहाँ पर हम करते हैं बैकग्राउंड रेड। तो यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर आया है इसको समझ लेते हैं। देखो div के बाद, इस वाली div के बाद जितने भी पीस लगे हुए हैं सबके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो div के बाद पीस लगे हुए हैं, ये वाली div खत्म हो रही है, एक p ये है, एक p ये है, एक p है, ठीक है ना। div के बाद तो उससे पहले भी p था, उसके ऊपर नहीं आ रहा है। और अगर तो मैं कह दूं यहाँ पर h के बाद जितने पीस लगे हुए हैं, h1 के बाद, H1 के बाद जो P लगे हुए हैं, देखो H1 के बाद एक P ये लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद H1 के बाद P यहाँ पर कहीं नहीं है, देखिए H1 उसके बाद P एंड देन उसके बाद H1 और उसके बाद ये वाला P, बस। अच्छा ये दोनों भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक H1 है ना, इस H1 के बाद ये दोनों P's भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां पर भी H1 के बाद P's हैं वहां पर दिखाई दे। इन केस अगर मैं इसको H1 की जगह H3 कर देता हूँ तो क्या होगा, ऊपर वाला जो आ रहा था वो हट जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है अब वो H1 नहीं है, वो H3 हो गया है, ठीक है ना। सिंपल है। तो आप ये इसको प्रीसीडेड हम बोलते हैं और जितने भी उसके जस्ट बाद आ रहे हैं उनको। अब उसके बाद आता है क्लास नेम। क्लास नेम हमने ऑलमोस्ट देखा ही है, ठीक है ना, बाय क्लास नेम आपने किया है। उसके बाद बाय आईडी हमने किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, div डॉट क्लास नेम। div डॉट क्लास नेम का क्या मतलब होता है, div डॉट क्लास नेम का मतलब यहाँ पर ये है div डॉट क्लास नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ div, जितनी भी divs हैं जिनकी div d1 है उनका बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो जाए, यानी जिन भी divs का क्लास नेम D1 है, जिनकी भी क्लासेस D1 है वो सबके ऊपर हो जाए। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर जितने भी H1 है उनकी क्लास D1 है तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जितने भी P's हैं उनकी क्लास D1 है तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टैग है उस टैग के ऊपर जो ये पर्टिकुलर क्लास है तो उनका हो जाए। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है, मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई है, वो क्लास आपने पैराग्राफ के ऊपर, div के ऊपर, H1 के ऊपर, इनपुट टाइप्स के ऊपर और डिफरेंट बटन्स के ऊपर आपने लगाई हुई है। आप चाहते हैं जो बटन का फॉन्ट है, सिर्फ बटन का फॉन्ट जो है वो बदल जाए, लेकिन ये सिर्फ वहीं पर बदले जिन बटन के ऊपर ये वाली क्लास लगी है। तो आप उस केस में क्या लिख सकते हैं, बटन डॉट क्लास का नेम और आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस में करके देख लेना है। ये जो मैंने आपको बताया इसको भी प्रैक्टिस में करके देखिएगा, ठीक है ना।
मेरे साथ कोड शेयर कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि आपकी जो लर्निंग है वो भी साइड बाय साइड ऐसे ही चल रही है, ठीक है। और हम यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आगे क्या बचता है, क्लास नेम हो गया, डिव। हाँ, एक और भी चीज़ देख लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई डिव जिसकी आईडी ये है पर सर्टेन आईडी के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर काम हो सकता है। तो ये कैसे होगा जी, हम आते हैं वापस अपनी मेन फाइल में। अब यहाँ पर हमने तो आईडी नहीं बनाया है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी, और इसको दे देते हैं हम पी आई डी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हैश पी आई डी बैकग्राउंड RED रेड, तो सिर्फ ये रेड को हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ ऐसे कि एक पैराग्राफ जिसकी आईडी PID है तो वो रेड हो जाए, तो ये भी बात अभी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन केस अगर कोई मान लीजिए आपने क्या किया, एक आपने H1 को, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये इस वजह से बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो अब मैंने PID यहाँ पर भी दिया है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं होगी। इसको अप्लाई कब होगी, जब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक H3 जिसकी आईडी एक सर्टेन आईडी है, तो उसको ये अप्लाई हो जाए। तो उस केस में नीचे से निकल गया और पैराग्राफ के ऊपर हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ उस H1 H3 की जो आईडी लगाई है दैट इज PID, उसको ये अप्लाई हो जाए। तो ये किया जा सकता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ, ये अच्छा है। अगर कोई ये किसी आईडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मुझे कोई स्टाइल देना है, तो उसके लिए तो हमने कोई ऑप्शन यहाँ पर बनाया नहीं है, एक बना लेते हैं, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको आईडी बना रहा हूँ, आईडी UID करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, इसको एक रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास हैश लगाता हूँ UID है, UID, उस आईडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं XYZ, कुछ भी टैग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी टैग है, पैराग्राफ टैग है, इनपुट टैग है, XYZ कुछ भी है, सबका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स हो जाए। तो ये वाली आईडी थी, ठीक है ना, उन सब का साइज क्या हो गया, 30 पिक्सल्स। कौन सी, UID के अंदर जितने भी टैग्स थे, ये वाले सब टैग थे, सबका ये हो गया, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक क्लास है मेरी दैट इज D1, उस D1 के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, D1 से हम सेलेक्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर डिव को, उसके बाद उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सबको यहाँ पर ले लेते हैं, उन सबको टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर दे रहा हूँ, ओवरलाइन। देखिए जी, नीचे वाली डिव्स का जो है टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो गया, ओवरलाइन हो गया। किसके ऊपर हुआ है, जितने भी हमने यहाँ पर D1 क्लास के अंदर जितने भी टैग्स आ रहे थे, ये सब टैग्स थे, सबको हमने ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर जो है अप्लाई करा दिया है, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, और ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे सेलेक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए होंगे। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा बहुत, मैंने बहुत इन्जॉय किया है, ठीक है ना। तो आप भी इसको ऐसे ही 1 by 1 प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।